Hello, hi, welcome to our show Edupreneur, a talk with genius minds. Today, we have two guests with us who will be speaking about business, entrepreneurship, digital marketing, and all the trending topics that are in the market currently. Our guest is Mr. Sonal Sinha. He's the founder at Youthpreneur India. He has raised the first round of funding. Wow, congratulations. Thank you, sir. He's a co-founder and CEO at Institute of Designing of Fashion Technology. He is also the faculty of entrepreneurship at UKS Mumbai. Author of the book Youthpreneur Be Your Startup Mentor, and his book is being recognized in multiple universities like UKS, Thadomal Sahani, Father Agnel, SPC, DY Patil, to name a few. Thank you. Wow. He is also the India Book of Record holder for writing maximum number of chapters on entrepreneurship. So Mr. Sonal Sinha is the right person to speak to us about business, about entrepreneurship, and do we actually need any course related to entrepreneurship? Let's talk. Hello sir, welcome to the show. Thank you so much, sir. Thank you for this invitation. Means a lot. It's a pleasure, sir. So you have written a book. Can you tell us something about it? Youthpreneur Be Your Startup Mentor. What is this about? This book is all about the practical as well as theoretical aspect of startups. See, I have failed in more than 5 startups in my entire career. I've struggled more than 10 to 12 years, like researching on different startup, experimenting, like पैसे भी बहुत गंवा दिए, तो बहुत सारी परेशानियाँ थी. तो ये सारा जो फेलियर मुझे पूरे के पूरे एंटायर करियर में मिला, सो लॉकडाउन में मुझे ये मौका मिला. When I was just sitting at home, like doing nothing, तो मैंने सोचा कि जो मेरे फेलियर्स हैं और जो अब थोड़ा बहुत मुझे सक्सेस मिलने लगा है, तो क्यों ना इस फेलियर को कंक्लूड करके एक बुक लिखूं. बिकॉज देयर आर मेनी यंगस्टर्स who are struggling and they have different ideas but they don't know how to start, from where to start. और खास करके सर अगर हम मुंबई बैंगलोर की बात करेंगे ना, तो फिर भी चलता है. देयर आर लॉट ऑफ अवेयरनेस इन मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड दिल्ली, सिटीज लाइक दिस. बट मोस्ट ऑफ इंडिया सिटीज एंड टाउन्स आर स्मॉल, 2 tier 3 tier सिटीज़. वहाँ पे बच्चे आज भी अवेयर नहीं है. तो मेरे जैसे बच्चे, मैं तो एक बहुत ही छोटे शहर से आता हूँ. मतलब वो 3 tier 4 tier 5 tier भी नहीं बोलोगे आप. पॉपुलेशन आज भी उसका 1 लाख से भी नीचे है. कहाँ से आता है? थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, ठीक है. तो आई बेसिकली बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड स्टेट कॉल्ड झारखंड. ओह, ओके. सो झारखंड इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट. या बट द माइंड किंग. राइट. बट वो जो होता है ना, वो सब दूसरे स्टेट वाले रॉ मटेरियल लेके जाते हैं और अपने वहाँ पे अपने स्टेट को डेवलप करते हैं. बट सी उनकी गलती नहीं है, वो तो है ना, वो हमारे स्टेट की गलती है कि वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे लोग, या फिर वो जितने भी मतलब स्किल वाले बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे शहरों में जाके, क्योंकि वहाँ कोई खास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं और गवर्नमेंट जॉब ही वहाँ लाइफ है. अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज आपकी शादी भी नहीं होने वाली. तो ऐसा परसेप्शन है वहाँ पे. तो झारखंड एक तो बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया का, और उसके भी वन ऑफ द, मतलब पुअरेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत छोटा शहर है एक, चक्रधरपुर नाम है. आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्मॉल टाउन, यू कैन से. तो हमारे वहाँ पे जब मैं बात करता था ना बिजनेस को लेके, तो घर पे तो गालियाँ पड़ती थी, बट आसपास भी लोग सोचते थे पागल वागल है क्या, ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्या चाहिए क्या इसे. बट क्या है, अभी देखिए, अभी जो इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है ना, वो खास करके कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है. पहले हमारे समय में, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, बट हमारे समय में मैं जब बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेज में था, तो उस समय ये परसेप्शन रहता था कि भाई रिस्क नहीं लेना है, जॉब करना है. बट अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यंग जनरेशन में लोग खुद का कुछ अपना करना चाहते हैं. राइट. तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इस सारी चीज़ों को समराइज करके अगर एक बुक लिखा, तो बच्चों को बहुत हेल्प हो सकता है. एटलीस्ट उनको ये नहीं रहेगा कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है. उनके पास रहेगा कि भाई मेरे पास कुछ तो जानकारी है, बेसिक नॉलेज आई हैव, नाउ फ्रॉम हियर आई कैन स्टार्ट.
तो अगर मैं टॉपिक्स के बारे में कुछ बात करूँ ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो मैंने बेसिकली इसमें देखिए, मैं मोटिवेशन वाला बुक मैंने नहीं लिखा है। ज़्यादातर स्टार्टअप से रिलेटेड बुक रहते हैं, मोटिवेशन वाले रहते हैं कि सुबह उठ जाओ, 4 बजे थोड़ा रनिंग करो, फ्रेश हो जाओ। ये हमें गीता कुरान में भी मिलता है। तो फिर मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में लिखा है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट कैसे करनी है, एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपको बताता हूँ जिसने आज तक किसी भी ऑथर ने इंडिया में मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं टच किया है, दैट इज अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन। और ये मैंने टच किया है, मैं अपनी दूसरी बुक एंटायरली अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन पे लिख रहा हूँ। और ये क्या है टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास एक आइडिया होता है, बट एट द आइडिया स्टेज शुड ही गेट द फंडिंग। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मिल रहा है लेकिन बहुत कम है। तो आइडिया बेस में अगर आप फंडिंग उठाने जाओगे, आपके पास रेवेन्यू तो है नहीं, तो आप वैल्यूएशन तो वैसे भी नहीं डिसाइड कर सकते, बट वैल्यूएशन डिसाइड होता है आइडिया स्टेज पे भी। तो वो वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होता है, ये सिलिकॉन वैली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बे एरिया में, जहां से मैक्सिमम स्टार्टअप जनरेट होते हैं, वहाँ के एक ऑथर ने इस टॉपिक को टच किया था। इंडिया में अभी तक कोई ऑथर है नहीं, मैं लिख रहा हूँ अपना सेकंड बुक इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स डाला है अपने पहले बुक यूथप्रेन्योर में। इवन हाउ यू कैन कन्विंस, लाइक हाउ यू कैन मेक अ कन्विंसिंग बिजनेस प्लान विच कैन अट्रैक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो वो प्लान आप कैसे बनाओगे, तो बहुत सा, और इवन व्हाट आर द फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल्स फॉर डिफरेंट स्टार्टअप, हाउ यू कैन थिंक ऑफ एन इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया। जैसे कि अगर स्टार्टअप आइडिया के बारे में बात करते हैं तो जनरल परसेप्शन क्या है, ये है कि अच्छा मेरा दोस्त है, वो पोल्ट्री फार्म उसने खोला या डेयरी फार्म खोला, बहुत पैसे कमा रहा, मैं भी पैसे कमा लूंगा, मैं भी कर लेता हूँ। बट ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्किल सेट, व्हाट आर योर पैशन, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उससे अलाइन करने वाला ही बिजनेस आप स्टार्ट करोगे ना, तो ही वो चलेगा। इवन यू नीड टू रिसर्च अबाउट योर नेटवर्क्स। फॉर एग्जाम्पल योर फादर एंड मदर हैव अ नेटवर्क इन एजुकेशन इंडस्ट्री, और आप रियल स्टेट में कर रहे हो, आप कर सकते हो, बट अगर आप एजुकेशन में करते तो उनके रेफरेंसेस से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता था। देयर आर मिलियन ऑफ थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हमारे फेलियर होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए 95% ऑफ इंडियन स्टार्टअप पहले 5 साल में ना फेल हो जाते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि सब पहले ट्राई कर लो और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो चलो बिजनेस कर लेंगे। और ये भी तो है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो चलो छोड़ देंगे बीच में और जॉब वापस कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सीसॉ के चक्कर में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एंड फिर आप कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग बिजनेसमैन ही हैं। और आप कभी जब आपको ये समझ में आ रहा है कि 100 सबसे अमीर लोग जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में है वो बिजनेसमैन है, तो आप इस प्रोफेशन को लाइटली ले नहीं सकते। और खास करके इंडिया और मैक्सिमम जगह पे इसको सेकंड ऑप्शन माना जाता है। खास करके इंडिया में कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेंगे, इट कैन नॉट बी सेकंड ऑप्शन। और एक चीज जो मेंटालिटी है कि फेलियर कभी नहीं होना, हाँ, हमारी जो मेंटालिटी है फेलियर कभी नहीं होना। और जबकि बिजनेस करो या कुछ भी काम करो, फेलियर इज इनएविटेबल, बिकॉज फेलियर इज एक्चुअली नॉट फेलियर, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। करेक्ट। बट उसको वैसे लिया नहीं जाता। बिल्कुल। फेलियर से एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, फेलियर मीन्स एग्जाम्स मीन्स कोर्सेस। करेक्ट। सो क्या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ कोर्स करना चाहिए, या एक इंसान सिर्फ ऑब्जर्व करके या दूसरे बिजनेसेस के केस स्टडीज पढ़कर ही अपने आप को एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बना सकता है? व्हाट यू थिंक? देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, इसका कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताऊंगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानता हूँ कि इसके लिए प्रैक्टिकल मतलब खुद आपको करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट ये बात तो 100% श्योर है कि विदाउट नॉलेज आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगता है कि मैं डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। यू नीड टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ना, आप कहीं कुछ, अब ये देखिए, आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर मुझे 10th का एग्जाम पास करना है, ठीक है, और मैंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं, मेंसुरेशन पढ़ा नहीं, और मैं SCFL से मैंने पढ़ा नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, नहीं हो सकता। और अगर आप डर रहे हो ना कि आप फेल हो जाओगे, तो आपको डरना चाहिए। हम अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं,
बेसिक स्टडीज करते ही नहीं है। एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए कि आइडिया जनरेशन प्रोसेस क्या है। आप कुछ भी, आपका दोस्त वो कर रहा है, आपकी बहन ये कर रही तो आप भी करोगे, ऐसा नहीं चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, करेक्ट है ना। आपको एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि हम पहले, मतलब जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे भी दिमाग में परसेप्शन था। मैं ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ सर। मैं भी ये सोचता था कि अगर मैंने सेम टू सेम लिवाइस से रिलेटेड, मतलब लिवाइस जो ब्रांड है जीन्स का है, अगर मैंने उसका ही एक कप जो वो मटेरियल यूज करते हैं उसका ही मैंने जीन्स बना दिया, अपना ब्रांड लगा दिया, थोड़ा पैसा कम करूंगा बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। पीपल आर बेसिकली दे आर मोर like attracted towards brand consciousness है और brand value है, तो वो चीज नहीं होता। आप प्राइस बहुत कम करोगे और सोचोगे बिक जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो आप ये सब चीजें कैसे, एक्सपीरियंस और लर्निंग और पढ़ने से आई। तो पढ़ना तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज तो आपको जरूरी है ही है। और इसीलिए देखिए बहुत सारे जो आज के डेट में जो कोर्सेस होते हैं ना मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको तो करना ही चाहिए, बिकॉज उसमें आप बिजनेस सीखते हो। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप उसको फिर प्रैक्टिकल कैसे करोगे। तो क्या ये बिजनेस सीखना, एग्जाम्पल जैसे अभी आप एक फैकल्टी हो यूकेएस में, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करते हो या थियोरेटिकली ज़्यादा फोकस करते हो? देखिए बेसिकली ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स तो आपको पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, तब जाके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आइडिया जनरेशन के लिए और वैलिडेशंस के लिए, राइट। इवन अगर आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में बात करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यूएशन निकलता कैसे है, तब जाके ही आप अपने स्टार्टअप से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आप जब तक थ्योरी पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिकल्स आप कर नहीं सकते, राइट। तो ये तो बहुत जरूरी है। और मैं आपको ना एक एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 30 आवर्स प्रोग्राम मेरे बहुत सारे कॉलेज, मैंने डीवाई पाटिल में भी दिया, मैं डीवाई पाटिल का एक्सटर्नल एग्जामिनर भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज में 30 आवर्स प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो 30 आवर्स प्रोग्राम देने के बाद मैं बहुत सारे फैकल्टीज के टच में आया। तो बहुत सारे फैकल्टीज ने, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे फैकल्टीज मुझे कॉल्स आते हैं, सर हम ना मोटिवेट नहीं कर पाते स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आप क्यों मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका एक सिंपल आंसर है सर, ठीक है। पूरे के पूरे इंडिया में ना 500 से ज्यादा स्टार्टअप इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है कि आपके स्टार्टअप को नर्चर किया जाता है, बच्चों के स्टार्टअप को, आइडिया को समझा जाता है, उसको हेल्प किया जाता है फाइनली ग्रो होने में और फिर लॉन्च होने में। बट ये जितने भी इंक्यूबेशन है ना, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न पता है सर क्या है? इसका रीज़न एक ही है कि इनकम्बेंट जो फैकल्टीज़ है ना, जो फिनांस पढ़ा रहे हैं, जो मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, जो एचआर पढ़ा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा लो। ओह ओके, कॉस्ट कटिंग। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करो, बट प्रमोशन के लिए फॉर्मेलिटी हो गई है कि भाई हमें तो कोर्सेज कराने हैं ना, पढ़ा दो। अब ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह हो गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी हमें पढ़ना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एजुकेशन है, बट इट्स आल्सो अ लाइफस्टाइल। आपके लिए, आपको उसके लिए एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है। अगर मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, मैंने खुद एक कंपनी नहीं बनाई है, मैं बच्चों को जाके बोलूंगा कि तुम 100 करोड़ की कंपनी बनाओ, बोलेगा किधर से, कौन पागल आया है, क्यों बोल रहा है ये। तो मैं उन प्रोफेसर को गलत नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो फिनांस में अच्छे हैं, वो मार्केटिंग में अच्छे हैं, वो एचआर में अच्छे हैं। ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि आपने जो ये एक्स्ट्रा काम दिया है, तो क्या इसका आउटपुट कुछ निकल के आ रहा है। तो हम यूकेएस में क्या कर रहे हैं ना सर, कि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, सेमिनार या कोई भी कोर्सेज होते हैं ना, वो डिलीवर किए जाते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से ही। सही, That's a brilliant thing. तब जाके ही हम मोटिवेट कर पाएंगे बच्चों को। और हमें बच्चों को या कोई भी फैकल्टी जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, वो बता सकता है व्हाट बेसिकली दिस इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, हाउ दिस वैल्यूएशन शुड बी कंक्लूडेड, ठीक है। और फ्यूचर में आप मार्केट में क्या चल रहा है एक्चुअली, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो नहीं बता सकता। ये सेम उसी तरीके से है कि एक पायलट जो प्लेन चलाना नहीं जानता है सर, जो मतलब जो इंसान प्लेन चलाना नहीं जानता, वो पायलट नहीं बन सकता। करेक्ट, राइट। तो ये बेसिकली हमेशा जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम एंटरप्रेन्योरशिप में वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड वेरी लेस टाइम वी टॉक अबाउट बूटस्ट्रैपिंग। करेक्ट। तो बूटस्ट्रैपिंग अगर आपको पता नहीं होगा तो वो ये है कि अगर कोई बिजनेस के लिए आप बाहर से पैसे नहीं लेते हैं, कोई इन्वेस्टर से पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन आप आपके खुद का पैसे लगाते हैं
या आपके पार्टनर्स के पैसे के साथ आप बिजनेस करते हैं, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग. तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, विच इज बेटर? सर दो सिनेरियो है, देयर आर टू कंडीशंस. पहली बात है कि कोई ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगता है. कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है. तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, अगर आप उसको बूटस्ट्रैप करने जाओगे तो एक्सपेंशन के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा. आप समझ रहे हो? जैसे देखिए पुराने ज़माने में जो बिजनेसेस होते थे 100 साल लगते थे उनको फाइनली बहुत बड़ा बनने में. 2-3 जनरेशन तो साफ हो जाते थे. राइट. बट अब क्या हो रहा है, जोमेटो जैसा भी स्टार्टअप आ रहा है जो 10-12 साल में बहुत बूम कर जा रहा है. करेक्ट. राइट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम बिजनेस करने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इनिशियल स्टेज में फंडिंग से रिलेटेड. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जोमेटो जैसा अगर आपको स्टार्टअप करना है सर, तो आपको देखोगे कि आपने एक ऐप बना दिया, लेकिन सिर्फ ऐप बनाने से नहीं होगा ना, आपको वेंडर्स को भी टाई अप करके उसमें डालना पड़ेगा, प्लस उसको आपको काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो डाउनलोड हो प्ले स्टोर से. तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में. वो पैसा तो चाहिए ना सर आपको. उसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए चाहिए, और आपके जेब में पैसा है तो आप लगा दोगे. मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. राइट. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. करेक्ट. अब जैसे बायजूस है सर, अगर बायजूस चाहता है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है और मुझे अभी एक्सपेंशन का उतना नहीं है, तो वो 10 स्टूडेंट से भी स्टार्ट कर सकता है. बट अगेन अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, हो गया. बट अगेन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं कि आप आगे बढ़ गए, कम पैसे लगा के आप आगे बढ़ गए, स्टार्ट कर रहे, बट अगेन इफ यू वांट एक्सपेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस यू नीड फंडिंग. टू सम एक्सटेंट यू नीड दैट. Right. But there are few startups also. They have not even raised a single penny, but they are $1 billion startups. Like Zerodha is one of them. Correct. I was just coming to that particular point. Zerodha एक है. But देखिए अब फंडिंग का फायदा क्या होता है, Zerodha ने फंडिंग लिया नहीं, ठीक है, बट अपस्टॉक ने ले लिया. राइट. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जिसने ले लिया, और आज पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन जीरोधा का सबसे ज्यादा था, अभी उसको क्रॉस कर दिया गया है. और जिसने क्रॉस किया है वो खुद लॉस में है, जीरोधा प्रॉफिटेबल है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका ज्यादा है. दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी फंडिंग. ऑल्सो जहां तक जोहो को भी अगर हम देखेंगे, यस, वो भी बूटस्ट्रैप है. वो तो 90s में आई थिंक सो स्टार्ट हुआ था, लेट 90s. यस. और मैं जीरोधा के बारे में बताऊं तो मैं कहीं एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि जीरोधा को स्टार्ट करने में भी बहुत लाखों रुपए लगे थे सर. तो अभी 40-50 लाख रुपए भी अगर लग रहे हैं, इतना लगे थे जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उतने पैसे लगे थे, तो उतने एक नॉर्मल आदमी के पास होना भी तो चाहिए. सबके पास तो होगा नहीं. अब उनको कहाँ से सपोर्ट मिला? मे बी उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा होगा कि इतना पैसा उनको मिल, शायद उनके फादर ने इन्वेस्ट किया था उनके ऊपर. तो वैसा है सर. बट ऐसा नहीं है कि आप बूटस्ट्रैप, अभी फॉर एग्जांपल आपको रियल एस्टेट डेवलपर बनना है, क्या आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो जब तक आपके पास बहुत पैसा नहीं है? क्योंकि तो मुंबई में जमीन खरीदो, करेक्ट, उसके बाद इतना बड़ा बिल्डिंग बनाओ, उसकी एमिनिटीज बनाओ. ये बूटस्ट्रैप नहीं हो सकता. बूटस्ट्रैप हो सकता है बट सबके बस की बात नहीं है. तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. सो नाउ कमिंग टू द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें तो क्या कोर्सेज है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, बिजनेस माइंडसेट्स को प्रमोट करते हैं? एंड व्हाट आई बिलीव, वन थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ऑलवेज डूइंग बिजनेस. इन योर जॉब, a salary person also can be an entrepreneur in the job itself. It's a mentality. It's called entrepreneurs. So it totally depends on what you think, how you do your work, how do you think about the work, what results are you bringing out. Correct. तो ये तरीके की जो mentality अगर हम students में inculcate करना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके के courses available है? Sir, first of all, I just wanted to include one point here. There is a general perception that if we do management courses in entrepreneurship, we can only be entrepreneurs, which is not true. Okay. There are certain universities and colleges that are running PGDM in entrepreneurship, MBA in entrepreneurship. But बच्चों को लगता है कि entrepreneurship करेंगे तो हम सिर्फ entrepreneur ही बन सकते हैं. ये general perception है, ये myth है. पहली बात जो आपने बोला ना, entrepreneurs and all, so basically companies are looking for entrepreneurs. So entrepreneurs are the employees who think like an entrepreneur. Wow. Right? So एक जमाना था जब employees को बोला जाता था कि बेटा देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो दिया गया काम वो करो और चुपचाप सैलरी लो, घर जाओ. बॉस जो बोल रहा है, बॉस इज ऑलवेज राइट.
बट नाउ कंपनीज आर लुकिंग फॉर इंट्राप्रेन्योर्स हु विल थिंक लाइक एम्प्लॉइज हु थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर, ताकि थोड़ा इनोवेटिव सोच लेके आए, ताकि वहां से भी कुछ इनोवेशन हो। बिकॉज सर देखिए अभी कंपटीशन इतना हाई हो गया है ना कि हम हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय से इनोवेशन चाहते हैं। करेक्ट। पता नहीं कौन सा इनोवेशन हमारे कब काम आ जाए। तो एक ना प्रोफाइल होता है, इफ यू रिसर्च ऑन इंटरनेट यू विल कम टू नो देयर इज अ प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल कॉल्ड एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। हाँ, लोगों को नहीं पता है। यस यस, आई हैव हर्ड। ओके, एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। राइट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक बड़ी कंपनी है, उसको अगर एक छोटा सा कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, they need someone who can basically like lead that particular initiative. Right. तो उसमें entrepreneur in residence आते हैं। Right. पहले तो 15-20 साल एक्सपीरियंस वाले को भी ले लिया जाता था, क्योंकि जरूरत होती थी जिसको धंधा समझ में आता है, जिसको बिजनेस समझ में आता है, वही लीड कर सकता है। सर जनरल परसेप्शन है, वो तो है ही। बट जब से पीजीडीएम इन एंटरप्रेन्योरशिप आया है, तब से ज्यादातर डिमांड इनकी ही हो गई है, बिकॉज पीजीडीएम इन एंटरप्रेन्योरशिप वालों को एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा बिजनेस समझ में आता है कि बिजनेस चलता कैसे, बेसिक समझ में आता है। तो मैनेजमेंट कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हर बच्चे को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो लॉ से हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री से हो, चाहे वो रियल एस्टेट से हो। क्या मेडिकल से? बिल्कुल मेडिकल से भी, बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली मेडिकल को ऐसा देखा जाता है कि मेडिकल कर लिया तो दैट मींस दैट्स इट, यू डोंट नीड एनी अदर फील्ड। तो ये चीज पहले थी, ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस थे जैसे लॉ एंड इवन सीए। करेक्ट। बट करेंटली एवरीवन इज डूइंग बिजनेस सम और द अदर वे एंड दे नीड टू हैव द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट। तो आप यही कहना चाहते हैं कि PGDM courses या MBA courses, they are not only good for businessmen, they are also good for salaried people. Correct. And businesses currently require those kinds of people who have such a talent. Correct. Right? सर आप खुद सोच के देखो, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ही बात करता हूँ, तो वो टेक्निकल फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वो कब तक कोडिंग करेंगे? उनको कभी ना कभी मैनेजर तो बनना होगा। तो आप आगे बढ़ोगे, तो जब आज आप कोडिंग कर रहे हो, तो 5 साल के बाद आप अपने अंडर में कोडर से काम करवाओगे ना। राइट। तो अगर आप इतने लोगों को काम कराओगे अपने अंडर में, यू नीड मैनेजमेंट स्किल्स। विदाउट मैनेजमेंट स्किल कुछ हो नहीं सकता है। आप डॉक्टर पहले हो, आप ऑपरेशंस कर रहे हो, एक टाइम में होगा जब हॉस्पिटल के आप मैनेजर बन के बैठोगे, पूरा मैनेजमेंट करना, यू नीड मैनेजमेंट स्किल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग बोल रहे हैं कि सब कोई टेक ओवर कर सकता है, सब कुछ टेक ओवर हो जाएगा, सब ऑटोमेशन हो जाएगा। एक ही ऐसा फील्ड है सर जो कभी कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, और वो है मैनेजमेंट। क्योंकि एक मशीन को चलाने के लिए भी ना एक मैनेजमेंट का आदमी चाहिए और एक दिमाग चाहिए कि मशीन कब, कहाँ, कैसे, कौन यूज करेगा और कैसे यूज करेगा। तो मैनेजमेंट आज के डेट में आप नहीं करोगे ना, तो दूसरा इंसान करके आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको एक माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट, नहीं तो फिर। आपके इस बात से मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसे लोग हैं जो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, और वो मुझे लगता है कि हमारे घर के लेडीज, हमारे माँ या वाइफ या बहन, ये नेचुरली बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। दैट्स द रीजन ये घर को और अपने बजट्स को बहुत अच्छे से चलाते हैं। करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? नो डेफिनेटली सर, जिस तरीके से उनके तो अंदर इनबिल्ट होता है, उनको पूरा घर चलाना पड़ता है। और इवन देयर आर मेनी ऑथर्स, इवन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द फैकल्टी देयर डायरेक्टली आस्क्ड मी, सर कैन वी राइट अ बुक ऑन लाइक लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट स्किल फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। ओह राइट। तो आप समझ रहे हो, जो स्ट्रीट वेंडर, आप देखो क्रॉफर्ड मार्केट चले जाओ, लोग जिस तरीके से वहां बेच रहे हैं, जिस तरीके से फॉलो करते हैं, कितना कुछ सीखने के लिए है सर वहां पे। हम भले उनका मजाक उड़ाए, लोग मजाक उड़ाते हैं या जो भी बोलते हैं, मैं तो कभी नहीं करता सर ये सब, क्योंकि मुझे तो लर्निंग है उनसे। मतलब अच्छे मैनेजर ऐसा नहीं काम कर सकते हैं, और अच्छे सेल्समैन ऐसा नहीं कर सकते हैं जो, क्योंकि उनके पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है सर पता है? उनके पास हेजिटेशन नहीं है। राइट। उनके पास कोई डर नहीं है, उनके पास दिमाग में ये नहीं कौन क्या कब क्या सोचेगा। करेक्ट। अरे नहीं, मुझे काम करना है तो मैं करके जाऊंगा। और आपके अंदर जिस दिन ये डर और हेजिटेशन निकल गया ना, तो याद रखिए आप एक सबसे बेस्ट सेल्समैन बनेंगे। और अगर आप एक बेस्ट सेल्समैन बने, तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली।
एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज द बेस्ट सेल्समैन. ये चीज कंप्लीटली आई एग्री विद यू. एक मिनट का मैं एक और पॉइंट यहाँ सेल्स से बोलना चाहता हूँ सर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बच्चों को लगता है ना कि सेल्स का जॉब नहीं करना है. किसी को कुछ नहीं मिलता है तो सेल्स का जॉब करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना चाहिए कि सेल्स का जॉब जिसको आप बोल रहे हो ना कि खराब है, पहली बात सेल्स का जॉब सबके बस की बात नहीं है. इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई भी कंपनी में आप जाओ, उसका ओनर है, तो एक कंपनी के लिए उसका भगवान कौन होता है सर? कंपनी के लिए भगवान कस्टमर है ना. तो कस्टमर के लिए अगर ओनर नहीं मिलने जा रहा, और भगवान जब आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आप ही मिलने जाओगे, क्योंकि भगवान से मिलने की अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ सकता है सर? लेकिन एक ओनर भगवान से मिलने के लिए, अपने कस्टमर से मिलने के लिए सबसे पहले उसी बंदे को भेजता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी का, और वो होता है सेल्समैन. ही इज द फेस ऑफ द कंपनी. करेक्ट, ही इज द फेस ऑफ द कंपनी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उनको नहीं डिमीन कर सकते हैं, हम उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं. इस दुनिया पूरा हम बचपन से सेल्स करते आ रहे हैं. हम अपने माँ बाप को हमें कुछ चाहिए होता था, माँ बाप को बोलते थे कि ये खरीदो वो खरीदो, वो भी हम सेल्स करते थे. और आज के डेट में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है ना, सबने सेल्स किया है, सब फाउंडर्स ने सेल्स किया है सर. सो स्टीव जॉब को तो सबने बोल दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. उसने स्टोरी टेलिंग कर करके ये जो उन्होंने जो सेल्स किया है, उससे देखो आज आईफोन कहाँ से कहाँ पहुंच गया. डेफिनेटली राइट सर. सो आप ये कहना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी डन थ्रू a mentor is needed. You think that? And also some courses like PGDM. एक दिमाग में मेरे पॉइंट आ रहा है कि what is the difference between PGDM and MBA? Sir, difference is basically an MBA, that is Master of Business Administration. It has been run by a university, UGC recognized. ठीक है, वो AICT का अप्रूवल उसमें मैंडेटरी नहीं होता है. तो जहाँ भी AICT का अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है, UGC के द्वारा रन हो रहा है, इट मीन्स इट्स ए theoretical course. Okay. Right? Okay. So MBA is basically more into theoretical studies. Okay. ठीक है. सो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1908 में, मतलब 1908 अगर आप बोल सकते हो, तो उस समय पहला MBA लॉन्च हुआ था. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था MBA कोर्स. तो बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा कि MBA को जॉब मिलने थोड़े कम हो गए, क्योंकि 2 साल में जो पढ़ाई होती थी एंड व्हाट द इंडस्ट्री बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर, वो दोनों में टाई अप मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था, मिसमैच हो रहा था कि वो जो हम पढ़ रहे हैं और फिर जॉब में हमें जो करना है दोनों डिफरेंट था. तो ये चीज़ें इंडिया में भी रियलाइज होने लगी. तो 1960 में एक बेसिकली चार्टर आया जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने लेके आया, और 1961 में पहली बार IIM अहमदाबाद ने, जो इंडिया का आज भी सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के लिए, उसने PGDM लॉन्च किया. ओके, ठीक है. इन द ईयर 1961 मींस ये विक्रम साराभाई के अंडर ही हुआ होगा. डॉक्टर विक्रम साराभाई. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. So yeah, we have got a brief idea about entrepreneurship, about why do we require a mentor in life when you are going for entrepreneurship or even for any other courses. You always require a helping hand. Correct. So if you can tell me, sir, ki why UKS is important for management students? Okay. See, there are a lot of USP associated with UKS if we compare with other management institute. देखिए, management institute तो बहुत हैं इंडिया में, लेकिन UKS डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. पहली बात तो जो मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है. The entrepreneur is not teaching entrepreneurship courses. Yes. The other faculties are teaching, जो उनकी भी गलती नहीं है. They are perfect, they are doing great wonders in their subject, but they are getting the extra responsibility from the university and colleges, जो उनके लिए एक बर्डन की तरह ही है. तो UKS में ये नहीं हो रहा है. UKS में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ही आके सेमिनार्स और ट्रेनिंग लेते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो फाउंडर्स हैं वही. अभी मैं आपको बताऊं तो एक कृष्णा राणा, द फाउंडर ऑफ प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, अभी उनका IPO भी आया है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 1200 करोड़. अभी वो कुछ दिन पहले ही UKS में आए थे एक सेमिनार के लिए. तो ऐसे लोग ही आते हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर है UKS में. तो अगर आपको फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि UKS जैसा इंस्टीट्यूट ही आपको सही गाइडेंस दे सकता है. ये पहली बात है. दूसरी बात ये है कि सर मेरा ऐसा मानना है, और आप भी मुझसे एग्री करोगे,
कि अगर हम आईआईटी और आईएम को छोड़ देना, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग का एपेक्स है और मैनेजमेंट का आईएम है, ये दोनों को छोड़ देना तो सारे कॉलेजेस सेम है मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या है, हम ज़्यादा मार्केटिंग करते रहते हैं कॉलेजेस का, उसके कारण फीस भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो इतना प्रमोशन कर रहे हैं वो तो बच्चों की फीस से ही जाने वाला है। तो हमें बच्चों को बेसिकली अवेयर होकर ये सोचना चाहिए कि वहाँ मुझे पढ़ा कौन रहा है, उनके नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे हैं, बिकॉज उनके नेटवर्क अच्छे रहेंगे तो ही तो बच्चों का प्लेसमेंट होगा। आप पढ़ लो, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, फायदा नहीं है। तो आपको सबसे बेसिक देखना चाहिए वहाँ पढ़ा कौन रहा है, उनके अचीवमेंट्स क्या है। कोई भी आके पढ़ा के तो नहीं जा रहा है, आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत सारे एड्स देख के अगर आपने एडमिशन ले लिया तो बाद में पता चलेगा कि आप फंस गए। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, 12 लाख फीस ले रहे हैं पीजीडीएम कोर्सेज के लिए बहुत सारे कॉलेजेस, एमबीए कोर्सेज के लिए, और बच्चे क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं स्टेशन में और जॉब नहीं है उनके पास। मैं क्रेडिट कार्ड बेचने को मैं गलत नहीं बोल रहा, बट 12 लाख बता रहा हूँ कि 12 लाख अगर आप सेल करके अगर फिर 20-25 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। मैंने खुद क्रेडिट कार्ड बेचा है सर अपने स्ट्रगल में, मैं जानता हूँ। सबने ये किया, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट छोटा बड़ा नहीं होता, बट एटलीस्ट आपको ये समझना होगा कि मतलब जो पैसा बच्चा खर्च कर रहा है और वो अगर उसको लोन चुकाने में 10 साल 15 साल लग जा रहा है, फिर मतलब क्या है। Correct. और वो मार्केटिंग के कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज पे। तो ये समझना पड़ेगा पढ़ा कौन रहा है, उसको नॉलेज कितना है, उसका अचीवमेंट कितना, और उसके इंडस्ट्री में नेटवर्क कैसे, तभी तो प्लेसमेंट मिलेगा ना सर। तो मैं बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यूकेएस इज नाउ लेड बाय डॉक्टर अनिल आर मेनन सर। सो हु इज डॉक्टर अनिल आर मेनन? तो बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र में तो कम से कम जानते होंगे कि एक महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है। तो महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम डॉक्टर अनिल आर मेनन सर ने 1995 में दिया था। एंड उनका रैंक अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचो कि मतलब वाओ, मतलब मैं खुद सोचा था तो मैं शॉक में था। शॉक में तो नहीं बोलूँगा, बट वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट करने वाला इंसान इतना डाउन टू अर्थ होता भी है क्या। तो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पैन इंडिया बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र रैंक 1 थे। वाओ, महाराष्ट्र सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, पहला रैंक। आप कॉलेज टॉप कर जाते हो ना तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। ये तो पूरे महाराष्ट्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना, ये कोई पूरे पैन इंडिया में रैंक 2 थे वो। तो वहाँ से उनकी शुरुआत होती है अचीवमेंट्स की। ये पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट जेवीआईएमएस के स्टूडेंट, क्योंकि वही पहला कॉलेज वही मिलता, वहाँ भी वो टॉप 3 में हमेशा रहे हैं जो भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अलमनाई है वो। उसके बाद सर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो एक फैमिली मैनेज बिजनेस प्रोग्राम होता है एसपी जैन में, और एसपी जैन सबसे बड़ा, सबसे फेमस, सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे महंगा प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। और वहाँ पे सर 20 साल से आज भी फैमिली मैनेज बिजनेस के प्रोग्राम में पढ़ा रहे हैं, और करिकुलम में बनाने में भी सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जब ये कोर्स शुरू हुआ था। और इस 20 सालों में जो ये फैमिली मैनेज बिजनेस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी पेरेंट की कंपनी 10,000-20,000 करोड़ टर्नओवर के ऊपर है। मतलब कि जो खुद एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, फैमिली मैनेज, जैसे रिलायंस है। रिलायंस तो बहुत बड़ा हो गया सर, बट 10,000-20,000 करोड़ वाली कंपनीज भी हैं जिनके अभी पेरेंट कभी तो बूढ़े होंगे, तो लेगेसी को फॉलो कौन करेगा? बच्चे ही करेंगे। न्यू कोर्स, करेक्ट। तो वो 20 साल से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है सर। 20 साल से पढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे कितने सारे अनिल सर के ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं वहाँ पर, वो कितने नंबर्स में होंगे मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि 20 साल से ये चल रहा है। तो सोचिए कि इस सर के सारे बच्चे आज 20,000-30,000 करोड़ की कंपनी को लीड कर रहे हैं। करेक्ट। जिसमें कृष्णा राणा जो मैंने आपको बताया वो सर का ही स्टूडेंट है। अदरवाइज इनको अफोर्ड करना बुलाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जल्दी करती ही नहीं है, बट यूकेएस में वो सर के स्टूडेंट है तो वो आते हैं। सर के लिए रिस्पेक्ट है। सो लेट्स मीट द मैन नाउ। And thank you so much, sir. Sonal sir, thank you for your time. Thank you so much. Sir ने काफी informative session हमें दिया है ये program. It's a pleasure to have you, sir. Thank you, sir. Same here. Thank you. And let's meet the man now. He needs no introduction as Mr. Sonal has introduced him quite brilliantly. Let's welcome Dr. Anil R. Menon. Hello. Welcome to the show, sir. Hello. So, since how long you have been leading UKS? So I've been here for the last 10 odd months, and my earlier stint was with the corporates and a very premier education institute. UKS I just joined last September. Oh, okay. So what do you find changes in your tenure? How students are benefiting here?
So it's been my conviction, my dear friend, that management education should be affordable for everybody. Unfortunately, today management education has become very costly, and it's getting out of the reach of the middle class. And second, it seems it's gone into just being a placement organization. Any management institution is only, people are considering it only for placements. So I personally believe that once the student is given the right mentor, right advice, right, and trained properly, placements automatically happen. I'm sure you would have realized that the earlier person who was speaking to you, he has an own organization known as Youth Pranab. And one of the things I want to do at UKS is promote entrepreneurship. Why should you be a job seeker? Why can't you be a job giver? So even at a young age, people say at a young age, how can somebody start something? Sachin Tendulkar started his career at 16. In his teens. So why can't you do that with the right mentor approach? Right. So UKS, in one line, if I may tell you, dear colleague, I'm trying to bring in one value-based education with a lot of industry experts. Wow. And I would like to thank my colleagues from SVJ and from Goldman Sachs, from a lot of organizations who come and take guest sessions here. In fact, today we had a guest session from a very senior person from BNP Paribas. So what happens when he interacts with the students is, students get a global perspective. Correct. So first thing he asks the kids is, why are you thinking only about India? Why don't you think global? And then the kids start thinking. Correct. UK's, if you allow me to summarize, last 10 months, one, increase in academic rigor. Second, I'm very clear whom to admit. Right? We are not chasing numbers. So we have put a constraint in terms of at least academics. We need good students. If they are not very good in academics, at least they should have good communication skills and, very importantly, the urge to learn. We don't want people to come here, just get a management degree and walk out. The hunger to learn is the most important skill if you have. And if you have this skill, definitely you can have a very good career. Not only with UKS, but wherever you be. But sir, in UKS, since last 1 year, students have been understanding the concept quite practically compared to theoretically, because as the earlier speaker also said that PGDM courses are more practical compared to MBA courses. So if you can tell us in brief that if it comes to practical, then related to HR or related to finance, in which stream are you more working? So I did my MMS from Bajaj. It's from the university course. It's a very well-known institute. I think all kids, your audience would definitely know about JBIMS. But the problem I faced was that it was a university-led syllabus. Now, what happens with a university-led syllabus is, unfortunately, it is dated, and I'm going on record saying that. So it's not in touch with the contemporary industry trends. I'm sure my earlier speaker, my dear friend Sonal Sinha, would have said the same. You could ask anybody for that. Now, what is the difference and what should UKS be known about? I'm trying to bring in a lot of perspective on finance here. So finance and entrepreneurship is where I would like to differentiate UKS. So we are offering PGDM in HR, we are offering PGDM in marketing. But then if you ask me what I would like to push, what should UKS be known for? I would say finance and entrepreneurship, right? That doesn't mean I will not look at the other streams. This should be the distinguishing factor. This should be the distinct. So for that, we have now also my mentor, Dr. Sen Gupta. He has started a firm, not-for-profit, Finance Forum of India. My mentor, okay, the person who got me from the corporate world to academics. We are now, UKS is going to tie up with FFI, Finance Forum of India. And since we are very closely located near BKC, we are now going to have a lot of workshops for professionals here in finance. Very nice. And for PGDM students, I believe every trimester we would definitely like to have one entrepreneurship subject, so that when they finish their course, they are at least aware, if they decide to become an entrepreneur, not immediately, maybe after 5 years, 10 years, they know what skill set to have. Definitely, sir. That's a very good initiative. And also, as you know, that everything is tech-led today. So, do you have some specialized courses related to tech for these management students?
So I thought this was a very obvious question coming from you, because this was something I knew you would ask. Right? The technology expert that you are. Thank you. All right. But yes, so we are trying to focus a bit more, and I'll need your help for that, on business analytics, which is the next big thing. So whether you're doing HR, marketing or finance, business analytics is a done thing. We would be introducing that course. Additionally, we are going for a lot of certifications, So you need to understand one thing today. Just mugging up, attending lectures is not done. So you need additional certifications. Another stress at UKS now would be internships. We have tied up with the ex-CFO of Shapurji Palunji, ex-CFO, who then went to Dubai and worked. In fact, today only we signed, Mr. Shekhar Joshi was here. He's going to guide our students on an internship. All right? And I'm very happy to tell all of you all that, that our kids today have a stipend which is in 5 figures. It's just a start. Money is not very important, but money is important. I'm very happy our kids are getting a stipend for which they have worked hard. And also the exposure. Yes. And again, exposure and mentorship. Shekhar sir's experience of 35 years, I'm sure will help the kids a lot. We just signed that MOU today. Okay. And Shekhar sir actually said, I will guide these students on pro bono basis. Wow. So overall, I think UKS is doing a tremendous work here. And under your leadership, definitely students will be much more successful. Thank you for giving us the time. And do remember, everyone, one basic skill that is needed, that is hunger skill. You need to be hungry to learn. You need to be always hungry, because there is a good saying which goes, stay hungry, stay foolish, and definitely you will go a long way. Thank you for this session. Thank you, sir. Thank you.